तो आज हमारा मिशन है इन तथ्यों को एक कहानी में पिरोना। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। डच कौन थे, वे भारत क्यों आए, और सबसे जरूरी, उन्होंने यहाँ पहले से जमे हुए पुर्तगालियों के 100 साल पुराने साम्राज्य को कैसे हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब हमने बात की थी, तब समुद्र पर पुर्तगाल और स्पेन का राज था। वे कह सकते हैं कि दुनिया के 2 सुपर पावर थे। बिल्कुल। ऐसे में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं। हाँ। और यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। हाँ, और देखिए यहाँ पर हॉलैंड और स्पेन का जो रिश्ता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। स्रोत हमें बताता है कि हॉलैंड लंबी समय तक स्पेन का गुलाम रहा था। अच्छा। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद 1581 में वो आज़ाद हो गया। ये तारीख एक तरह से डच महत्वाकांक्षा का शुरुआती बिंदु है। एक मिनट, मतलब एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसकी अपनी मुश्किलें होंगी, हाँ, वो फौरन दुनिया के दूसरे कोने में व्यापार करने का इतना बड़ा सपना देखने लगा। ये तो बहुत असाधारण बात है। असाधारण तो है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत वजह थी। देखिए, आजादी की लड़ाई ने उन्हें तोड़ा जरूर था, लेकिन इसने उन्हें एकजुट और बेहद महत्वाकांक्षी भी बना दिया था। उन्हें महसूस किया कि उन्हें स्पेन जैसी शक्तियों के सामने टिकना है तो उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और उस जमाने में सबसे ज्यादा पैसा मसालों के व्यापार में था। बिल्कुल, जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। अच्छा, तो ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। सही, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो स्रोत में बताई गई है। उनका पहला निशाना भारत नहीं था। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि सारे यूरोपीय पहले भारत ही आए। यही वो नुक्ता है जो डच लोगों को दूसरों से अलग करता है और परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अच्छा। उनका पहला और मुख्य उद्देश्य था स्पाइस आइलैंड्स, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीपों पर कब्जा करना, जिन्हें मलाया आर्कीपेलागो भी कहा जाता है। हाँ, आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। लौंग, जायफल, दालचीनी जैसी कीमती चीजें वहीं उगती थीं। भारत उनके लिए बाद की प्राथमिकता थी। साबित किया कि हाँ, ये किया जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ये नाम याद रखना जरूरी है। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। हाँ, स्रोत के मुताबिक वो पहला डच नागरिक था जिसने केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर काटकर मलाया आर्कीपेलागो तक का सफर तय किया। और ये कब हुआ? ये हुआ 1596 में, जब वो सुमात्रा और बेंटम नाम की जगह पर पहुंचा। हॉटमैन का पहुंचना तो एक बड़ी बात थी, लेकिन एक अकेले आदमी की सफलता से एक पूरी कंपनी कैसे खड़ी हो गई? यकीनन इस दौड़ में और भी लोग कूदे होंगे। बिल्कुल, हॉटमैन 1596 में सुमात्रा और बेंटम पहुंचा। और एक और खास बात, इस पूरे अभियान को डच सरकार ने ही स्पॉन्सर किया था। अच्छा, तो ये कोई प्राइवेट वेंचर नहीं था? नहीं, मतलब ये सिर्फ किसी व्यापारी का निजी लालच नहीं था, इसके पीछे देश की रणनीति थी। हॉटमैन की सफलता एक चिंगारी की तरह थी। जैसे ही खबर वापस हॉलैंड पहुंची, मानो एक होड़ सी लग गई। तो कई छोटी छोटी कंपनियां बन गई होंगी। हाँ, और सबने अपने जहाज पूरब की ओर भेजने शुरू कर दिए। तो हॉटमैन की सफलता के बाद कई निजी कंपनियां इस दौड़ में शामिल हो गईं। फिर ये प्रसिद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम वीओसी कहते हैं, वो कैसे बनी? इतिहास में तो इसी एक नाम का जिक्र है। यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। नीदरलैंड की सरकार ने देखा कि ये सारी छोटी छोटी कंपनियां आपस में ही मुकाबला कर रही हैं। अच्छा। वे एक ही जगह पर मसाले खरीदने के लिए एक दूसरे से ऊंची बोली लगा रही थीं, जिससे मसालों की कीमत बढ़ रही थी और उनका अपना मुनाफा कम हो रहा था। मतलब उनकी आपसी फूट ही उन्हें ही कमजोर कर रही थी। हाँ, सही पकड़ा। तब डच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। 1602 में सरकार ने एक कानून पास किया और पूरब के साथ व्यापार कर रही इन सभी निजी कंपनियों को मिलाकर एक अकेली विशाल कंपनी बना दी। वाह। इसी का नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, यानी वीओसी। एक मिनट रुकिए, सरकार ने सारी कंपनियों को मिलाकर एक बना दिया। 17वीं सदी की शुरुआत में तो एक बहुत बड़ा और नया आइडिया रहा होगा। बहुत बड़ा। क्या इसके पीछे सिर्फ कंपटीशन खत्म करना था या कोई और गहरी रणनीति थी? ये सिर्फ कंपटीशन खत्म करने से कहीं ज्यादा था। ये आर्थिक युद्ध का एक नया तरीका था। वीओसी को इतिहास की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। अच्छा। एक अकेली मजबूत कंपनी बनाकर डच सरकार ने पुर्तगालियों के सामने एक ऐसा राक्षस खड़ा कर दिया जिससे अकेले लड़ना नामुमकिन था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या था?
डच सरकार ने इस कंपनी को एक चार्टर यानी एक अधिकार पत्र दिया, जिसमें इसे लगभग एक देश के बराबर शक्तियां दी गई। देश के बराबर शक्तियां? मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वीओसी पूरब के किसी भी देश के साथ जंग कर सकती थी, शांति समझौते कर सकती थी, जमीनों पर कब्जा कर सकती थी और अपनी सुरक्षा के लिए किले भी बना सकती थी। हाँ, उसके पास अपनी सेना और अपना झंडा था, वो अपने फैसले खुद ले सकती थी। ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, उसे इतनी ताकत देना कि वो जंग कर सके। क्या डच सरकार को डर नहीं लगा कि ये कंपनी खुद उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इतिहास में आगे चलकर ऐसा हुआ भी। लेकिन 1602 में उनके लिए पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो उन्हें लगा कि ये जोखिम उठाने लायक है। बिल्कुल। वीओसी उनके लिए पूरब में डच राष्ट्र का ही एक विस्तार थी, एक ऐसा हथियार जो सरकार के हाथ गंदे किए बिना उनका काम कर सकता था। तो इस सुपर कंपनी ने पहले स्पाइस आइलैंड्स में अपनी पकड़ मजबूत की, जैसा उनका प्लान था। फिर उन्होंने भारत की तरफ कब और क्यों रुख किया? स्पाइस आइलैंड्स में पुर्तगालियों को कई बार हराने के बाद उन्होंने भारत की ओर देखा, लेकिन भारत में उनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य बनाना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका उद्देश्य था पुर्तगालियों की कमर तोड़ना। भारत पुर्तगालियों के लिए एक अहम अड्डा था, जहां से वे पूरे हिंद महासागर में अपने ऑपरेशन चलाते थे। अच्छा। डच जानते थे कि अगर पुर्तगालियों को हमेशा के लिए हराना है तो उन्हें भारत में चोट करनी होगी। इसी रणनीति के तहत उन्होंने 1605 में भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1605 मसूलीपट्टनम? हाँ, ये तारीख और जगह दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब 1605 के इस मंजर को समझते हैं। एक तरफ पुर्तगाली हैं जो 100 साल से भारत में हैं। सही है। उनके किले हैं, नौसेना का दबदबा है, व्यापार पर पकड़ है। और दूसरी तरफ ये नए खिलाड़ी हैं डच, जिनके पास एक अनोखी और शक्तिशाली कंपनी है। मतलब टकराव तो होना ही था। टकराव तो होना ही था और डच इसी इरादे से आए थे। स्रोत ये साफ करता है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर पुर्तगाली बस्तियों और फैक्ट्रियों को निशाना बनाना था। वो यहाँ अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने आए थे। बिल्कुल। लेकिन आत्मविश्वास एक बात है और एक सदी पुरानी स्थापित शक्ति को चुनौती देना बिल्कुल दूसरी बात। पुर्तगाली नेवी उस समय बहुत ताकतवर मानी जाती थी। डच लोगों को ऐसा क्या लगा कि वे उन्हें सीधे टक्कर दे सकते थे? सिर्फ आत्मविश्वास से तो जंग नहीं जीती जाती। उनके पास ऐसा क्या था जो पुर्तगालियों के पास नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डच लोगों की सफलता के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, उनकी नौसेना की तकनीक। तकनीक? हाँ, उनके पास फ्लूट नाम के जहाज थे जो पुर्तगाली जहाजों से हल्के थे। उन्हें चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी और वे ज्यादा माल ढो सकते थे। मतलब कम लागत और ज्यादा मुनाफा। सही पकड़ा। ये एक बड़ा लॉजिस्टिकल फायदा था। मतलब वे ज्यादा कुशल और किफायती थे। बिल्कुल। दूसरा कारण था उनका संगठन। वीओसी की वजह से वे एकजुट थे, उनके फैसले जल्दी होते थे और उनके पास पैसा बहुत था। और पुर्तगालियों का क्या हाल था? उनका फोकस। डच सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर ध्यान दे रहे थे, जबकि पुर्तगाली धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों में भी उलझे रहते थे, जिससे अक्सर स्थानीय शासकों से उनके रिश्ते खराब हो जाते थे। हाँ। तो क्या वे अपने इस मिशन में सफल हुए? क्या वे पुर्तगालियों को उखाड़ पाए? काफी हद तक। हाँ। स्रोत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1605 से लेकर 1663 तक, यानी लगभग 60 सालों के अंदर, उन्होंने मालाबार तट पर मौजूद पुर्तगालियों के लगभग सभी किलों पर कब्जा कर लिया। सभी किलों पर? लगभग सभी पर। उन्होंने कोचीन और मलाक्का जैसी रणनीतिक जगहों को छीन लिया। 1663 तक उन्होंने भारत में पुर्तगालियों की हालत इतनी खराब कर दी थी, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, मिजरेबल यानी दयनीय बना दी थी। उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। सही कहा। तो मतलब जो कहानी मसालों के व्यापार से शुरू हुई थी, वो अब किलों पर कब्जे और सीधे सीधे जंग तक पहुंच गई थी। हाँ। एक पुरानी ताकत का सूरज डूब रहा था और एक नई ताकत उभर रही थी। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। सही कहा। इतिहास कभी भी इतना सीधा नहीं होता। जब डच और पुर्तगाली भारत की जमीन पर एक दूसरे का खून बहा रहे थे, तभी एक तीसरी यूरोपीय शक्ति ने यहाँ दस्तक दी। कौन? स्रोत के अनुसार 1607 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। तो अब समीकरण पूरी तरह बदल गया। ये डच बनाम पुर्तगाली नहीं रहा। बिल्कुल।
1607 के बाद से भारत में सत्ता का संघर्ष एक त्रिकोणीय मुकाबला बन गया, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश। तीनों एक साथ? हाँ, पुर्तगाली कमजोर हो रहे थे, डच अपने चरम पर थे और ब्रिटिश अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तीनों के बीच की ये होड़ बहुत ही दिलचस्प है। और इसी ने भारत के आधुनिक इतिहास की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। बिल्कुल। भारत की जमीन अब एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन चुकी थी, जिस पर ये तीन खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे थे। तो आज हमने डच वगों की पूरी यात्रा को समझा। कैसे स्पेन से आजाद हुए, एक छोटे से देश ने पूर्व में एक बड़ी ताकत बनने का सपना देखा। उन्होंने वीओसी जैसी एक अनोखी कंपनी बनाई, जिसे लगभग एक देश के बराबर अधिकार थे, और उसे पुर्तगालियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे उनका शुरुआती ध्यान स्पाइस आइलैंड्स पर था, लेकिन भारत में उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार के साथ साथ पुर्तगाली किलों पर सुनियोजित कब्जा करना भी था। सही है। और अंत में हमने अगले अध्याय के लिए मंच तैयार कर दिया है, वर्चस्व के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष, जिसमें अब अंग्रेज भी शामिल हो चुके हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राष्ट्र के बराबर शक्तियां दी गई थीं, युद्ध करने, संधि करने और कब्जा करने की शक्ति। जब एक कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना हो, लेकिन उसके पास एक देश जितनी सैन्य ताकत हो, तो क्या होता है? मतलब जब किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में देशों की किस्मत का फैसला होने लगे। हाँ, और जब मुनाफे नुकसान की रिपोर्ट, युद्ध की घोषणा तय करने लगे, तो उस दौर में खेल के नियम कैसे बदल जाते हैं, सोचिएगा जरूर।